स्टडी मैजिक वर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग डिप्लोमा एससीपी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को कवर कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट में पहला मैराथन सेशन हो चुका था और अब हम लोग उसका आगे का पार्ट देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें अभी तक हम लोग फ्यूज़ तक कवर किए थे। अब हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो सर्किट ब्रेकर से स्टार्ट होगा और रिले हम यहाँ इस सेशन में फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे सीबी लिखा हुआ है, यानी सर्किट ब्रेकर, और इसके दोनों तरफ आपको आइसोलेटर लगा हुआ दिख रहा है। तो अब समझने की बात यह है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो क्या करता है। तो सर्किट ब्रेकर का काम है कि रिले जब फॉल्ट को सेंस करता है तो उस फॉल्ट को सेंस कर कर एक एक्चुएटिंग सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भेजता है, और सर्किट ब्रेकर एक्चुएटिंग सिग्नल के कारण ट्रिप कर जाता है, जिससे कि फॉल्ट के कारण हमारे सिस्टम में गंभीर समस्याएं नहीं आती हैं। तो सर्किट ब्रेकर इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो फॉल्ट कंडीशन में वर्क करता है और हमारे सर्किट को डिस्टर्ब होने से या हार्म होने से बचाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में हमको आइसोलेटर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि अगर हमारे सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आए तो हम उस आइसोलेटर को हटाकर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस कर पाएँ। इस डायग्राम से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे उदाहरण के लिए सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेंगे। आइसोलेटर के लिए जो सिंबल होगा ये होगा। अगर सर्किट में आइसोलेटर को रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलता है स्विच। स्विच को प्रदर्शित करने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, एक आयताकार बॉक्स में हम इस तरीके का स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। फ्यूज़ के लिए भी हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फ्यूज़ को पढ़ा था। फ्यूज़ में क्या पढ़ा था कि फ्यूज़ एक लो रजिस्टिविटी का और लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एक कंडक्टिंग वायर होता है जो हमारे सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, और करंट के एबनॉर्मल हो जाने पर, अर्थात करंट के एक मात्रा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर हीटिंग इफेक्ट के कारण फ्यूज़ वायर गल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है, जिससे हमारे इक्विपमेंट प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ्यूज़ एक बार अगर गल गया तो उसके बाद हमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें समय लग सकता है और हमारा सर्किट इंटरप्ट रह सकता है। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूज़ इज़ दैट इट टेक्स सम टाइम टू रिप्लेस इट व्हेन ब्लो आउट इन फॉल्ट कंडीशन। कहने का मतलब फॉल्ट कंडीशन में अगर फ्यूज़ ब्लो आउट होता है तो हमें रिप्लेस करने में कुछ समय लगता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ ड्यूरिंग ट्रांजिएंट कंडीशन फ्यूज़ में ऑपरेट विच इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। यहाँ पे एक टर्म को इस्तेमाल किए हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट कंडीशन का मतलब अचानक कुछ माइक्रोसेकेंड या मिली सेकेंड के लिए करंट के वैल्यू का हाई हो जाना। तो इस तरीके से अगर कुछ समय के लिए, बहुत ही मामूली समय के लिए करंट का मान हाई होता है तो हमारे इक्विपमेंट में इतना टॉलरेंस होता है कि उस करंट के हाई होने से मामूली समय में कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे सर्किट में फ्यूज़ लगा रहेगा तो वो उस समय करंट के हाई होने पर, मतलब मामूली समय में करंट के हाई होने पर भी ऑपरेट कर जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें फ्यूज़ में मिलती हैं। फ्यूज़ और स्विच इज़ यूज्ड फॉर लो वोल्टेज। फ्यूज़ या स्विच का उपयोग लो वोल्टेज में करते हैं। इफ़ करंट इज़ इंक्रीज्ड इन कंडक्टर द साइज ऑफ फ्यूजिंग एलिमेंट इज़ इंक्रीज्ड। जैसा कि करंट का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो जो फ्यूजिंग एलिमेंट होगा उसका भी साइज बढ़ता जाएगा। तो फ्यूज़ हमारा बल्कि हो सकता है लार्ज करंट प्रोटेक्शन के लिए। इफ़ वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज्ड द इंसुलेशन कॉस्ट इज़ आल्सो इंक्रीज्ड। अगर वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाएंगे तो हमारे फ्यूज़ में जो इंसुलेशन का कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाता है। टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई वी यूज़ सर्किट ब्रेकर।
हम अपने सप्लाई के कॉन्टिन्यूटी को, सततता को, निरंतरता को बनाए रखने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्यूज़ को रिप्लेस करने में टाइम लगता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को रिप्लेस नहीं करना पड़ता। उसमें दो कॉन्टैक्ट होंगे, मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। फॉल्ट कंडीशन में मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, और जब फॉल्ट चला जाए तो हम फिर से सर्किट को क्लोज कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर कैन यूज़ फॉर नो लोड, फुल लोड, फॉल्ट कंडीशन। तो सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल नो लोड में भी कर सकते हैं, फुल लोड में भी और फॉल्ट कंडीशन में भी। डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इट नीड्स एडिशनल एसोसिएटेड इक्विपमेंट सच एज रिले, मोर्टार, etc। कहने का मतलब एक सर्किट ब्रेकर तभी ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है जब उसे हम रिले से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रिले ही फॉल्ट को सेंस करता है और सेंसिंग एलिमेंट एक्चुएटिंग सिग्नल को सर्किट ब्रेकर तक भेजता है और सर्किट ब्रेकर तभी ट्रिप करता है। पावर सिस्टम हैज़ द नेसेसिटी टू ओपन और क्लोज द सर्किट एट नो लोड और फुल लोड। पावर सिस्टम में ये हमें आवश्यकता पड़ सकती है कि कभी नो लोड पे हमको सर्किट को ओपन करना पड़े और फुल लोड पे ओपन करना पड़े। तो सर्किट ब्रेकर नो लोड पे भी ऑपरेट करेगा और फुल लोड पे भी ऑपरेट करता है। चलिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक इनक्लोज़र है। इस इनक्लोज़र के अंदर दो कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं। एक हमारे पास मूविंग कॉन्टैक्ट है, दूसरा हमारे पास फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। अब होगा ये कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है और फिक्स कॉन्टैक्ट है वो आपस में अटैच होते हैं और सर्किट से करंट फ्लो होता रहता है। लेकिन जब कभी भी हमारे सर्किट में फॉल्ट आता है तो रिले से एक सिग्नल मिलता है सर्किट ब्रेकर को, उसे हम एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं। उस एक्चुएटिंग सिग्नल के लेने के बाद जो सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव करेगा और यहाँ से गैप क्रिएट होता है, जिससे कि सर्किट में बहने वाली करंट या फॉल्ट करंट इंटरप्ट हो जाती है और हमारा सर्किट प्रोटेक्टेड हो जाता है। ड्यूरिंग ओपन कंडीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर एन आर्क स्ट्राइक्स ड्यू टू हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो इस यहाँ पे एयर का गैप होता है और इन दोनों पॉइंट के बीच में हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज का एक हाई स्ट्रेस लगता है। इस वोल्टेज के हाई स्ट्रेस या हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण इस एयर में कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है और ये एयर आयोनाइज हो जाने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। मतलब एयर आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन आर्क के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, जो हमें आर्क के रूप में आंखों से दिख सकता है। ड्यू टू आर्क इट टेक्स सम टाइम टू एक्सटिंग्विश द आर्क। अब आर्क होने से एक दिक्कत ये आती है कि इस आर्क को भी बुझाना होगा, नहीं तो ये आर्क कुछ और समय के लिए सर्किट में बहने वाले फॉल्ट करंट को बना के रख सकती है और उसके साथ साथ इस आर्क के कारण हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट होगा, जिससे हमारा सर्किट डैमेज हो सकता है। अब हम समझते हैं आर्क फेनोमिना को। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, मतलब इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा। लेट अस सपोज ये एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। मूविंग कॉन्टैक्ट जब ओपन हुआ इस साइड में गया तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो भी एयर हमको दिख रहा है वो एयर क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। वो एयर आयोनाइज क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन है कि फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के अलग होने पर जो गैप के बीच में आर्क है वो क्यों क्रिएट होता है? तो इसका आंसर होगा कि उस गैप के बीच में जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने का रीज़न ये है कि उन दोनों फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हाई वोल्टेज का स्ट्रेस, जिससे कि उस रास्ते में उपस्थित एयर आयोनाइज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोड और कैथोड के बीच में बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रभाव में होते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्क के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। अब जो एयर का ब्रेकडाउन है उसके लिए हम एक फैक्ट याद रखेंगे, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट से ऊपर जब जाता है तो हमारा एयर आयोनाइज हो जाएगा।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं। इन आयंस एवं इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा हवा में आर्क के रूप में बहने लगती है। इलेक्ट्रॉन ही आर्क प्रोडक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सडनली सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के ओपन करने पर या होने पर करंट सडनली जीरो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सर्किट में कुछ इंडक्टेंस होगी और उस इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब अचानक कॉन्टैक्ट ओपन होने पर जो करंट है वो तुरंत जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि सर्किट में सर्किट इंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। कॉन्टैक्ट ओपन होने पर कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तथा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फॉल्ट कंडीशन में करंट की वैल्यू हाई होती है, इसलिए लेस एरिया में करंट का जो फ्लो होता है वो 10⁶ एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। अ सफिशिएंटली हाई पोटेंशियल ड्रॉप 10⁶ वोल्ट पर सेंटीमीटर इज डेवलप। तो उस एरिया में एक हाई पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि R = होता है ρL/A। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब एरिया कम होगी। एरिया के कम होने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो इसके बीच में कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो कम हो जाता है, इसलिए इस कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता है कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है आर के फॉर्म में, तो I² की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ चुकी है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं आर्क कैन बी डेवलप्ड बाय 2 प्रोसेस। आर्क 2 तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ड्यू टू हाई वोल्टेज ग्रेडियंट या वोल्टेज के हाई स्ट्रेस के कारण। ड्यू टू थर्मोनिक इमिशन, या तो फिर ऐसा हो कि मीडियम में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कराने लगें। अब हम देखते हैं ये आर्क तो बन गई। आर्क बनने के बाद आर्क को बुझाने की क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि आर्क बनना हमारे लिए डिज़ायर्ड फेनोमिना नहीं है। आर्क बनना एक ऐसी घटना नहीं है हमारे लिए जो कि हम डिज़ायर करते हैं। तो आर्क को बुझाने की मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं। पहला है हाई रेजिस्टेंस मेथड, दूसरा है लो रेजिस्टेंस अथवा ज़ीरो करंट विधि। कॉन्टैक्ट के मध्य आयोनाइज कणों के कारण आर्क मेंटेन रहता है। मतलब कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क बना रहता है उसका कारण आयोनाइज एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आयोनाइज एटम्स, या जो भी कुछ कह लो। जो आयोनाइज हो रहा है मीडियम में, उस आयोनाइजेशन के कारण ही आर्क बना रहता है। अगर हम आयंस को डीआयोनाइज कर दें तो आर्क बुझाने में सुविधा होगी। आर्क को ठंडा करके या आयनिक कणों को हटाकर आर्क को बुझाया जा सकता है। अब हम इसके मेथड को समझते हैं। पहले नंबर पे है हाई रेजिस्टेंस मेथड। आर्क रेजिस्टेंस को समय के साथ बढ़ाया जाता है। आर्क मेंटेन करने के लिए आवश्यक रेजिस्टेंस से अधिक रेजिस्टेंस होने पर करंट बाधित हो जाता है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस सर्किट की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो आर्क बने रहने के लिए रेजिस्टेंस एक लिमिट में होगा, तभी आर्क बना रहेगा। अगर रेजिस्टेंस उस लिमिट से क्रॉस करता है या ऊपर जाता है तो हमारा आर्क या आर्क करंट बाधित हो सकता है। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? हाई रेजिस्टेंस के कारण सिस्टम के पावर का ज़्यादा लॉस सर्किट ब्रेकर में ही हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस मेथड केवल डीसी सर्किट ब्रेकर एवं लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। हाई रेजिस्टेंस मेथड केवल डीसी सर्किट ब्रेकर में और लो कैपेसिटी के एसी सर्किट ब्रेकर में उपयोग इसका किया जाएगा। अब आर्क रेजिस्टेंस जो हम बढ़ा रहे हैं उसको किन किन प्रकार से बढ़ाएंगे उसको पढ़ लेते हैं। आर्क रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम आर्क की लंबाई बढ़ा सकते हैं। आर्क की लंबाई बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर्क को अगर ठंडा करें, कूलिंग करें तो भी आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर्क के क्रॉस सेक्शनल को कम करके भी हम आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। आर्क को कई भागों में बांट कर भी हम आर्क को बुझा सकते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है
R इक्वल टू रो L अपॉन में। यहाँ पे दिख रहा है R की वैल्यू बढ़ेगी अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, तो R की लंबाई को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और यही रेजिस्टेंस बढ़ाने की विधि है। R को ठंडा करने पर अब क्या होगा, जो हमारा मीडियम है, जो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के बीच में आयोनाइज एयर है। अब आयोनाइज एयर है, अगर इसको हम ठंडा कर दें तो ठंडा करने पर क्या होगा कि जो हमारे आयंस हैं वो सुस्त पड़ जाएंगे, उनके पास एनर्जी की कमी होगी और वो आर्क को कंडक्ट नहीं कराएंगे या करंट को कंडक्ट नहीं कराएंगे। इस प्रकार से रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं आर्क को ठंडा करके। अब नेक्स्ट है हमारा आर्क के क्रॉस सेक्शन को कम करके। तो फिर यही इक्वेशन हम लोग देखते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन में है। यहाँ पे ए को अगर कम कर दें तो R की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, तो आर्क के क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे तो भी हमारा आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं आर्क को विभाजित करके। अगर हमारा एक सिंगल आर्क मोटा सा है, उसको कई टुकड़ों में अगर विभाजित कर दें तो भी हमारा आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, लो रेजिस्टेंस और ज़ीरो करेंट मेथड। हम इसमें ये भी समझेंगे कि लो रेजिस्टेंस मेथड है, इसे जीरो करंट विधि क्यों कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूज्ड ओनली फॉर AC आर्क एक्सटेंशन। तो जो लो रेजिस्टेंस और ज़ीरो करंट विधि है उसको मेजरली मुख्य रूप से AC के लिए ही उपयोग में लाते हैं। आर्क रेजिस्टेंस को करंट के नेचुरली ज़ीरो होने तक लो रखा जाता है। ज़ीरो करंट के कंडीशन पर आर्क नेचुरली बुझ जाता है और हम दोबारा आर्क को रिस्ट्राइक करने से रोक सकते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये क्या कह रहा है। हम जानते हैं हमारे पास दो सप्लाई सिस्टम है। एक हमारे पास सप्लाई सिस्टम होता है, हमारे पास एक सप्लाई सिस्टम है DC जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और एक सप्लाई सिस्टम है AC जिसमें करंट साइनसोइडल वेव के फॉर्म में चलता है। तो DC के केस में जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहती है, और जब AC की बात करते हैं तो साइनसोइडल वेव में चलती है, तो करंट का मान बढ़ता है, फिर घटता है, फिर शून्य होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो होने के बाद फिर से नीचे निगेटिव में बढ़ता है, फिर ज़ीरो होता है। तो इसी केस में हम देखते हैं कि जो करंट का मान है वो प्राकृतिक रूप से या नेचुरली एक ज़ीरो पॉइंट को अचीव करता है। तो हम इस मेथड में, लो रेजिस्टेंस मेथड में ये करते हैं कि आर्क जब स्ट्राइक करता है, आर्क जब बनता है, तो आर्क बनते हुए करंट का मान बढ़ेगा AC के केस में, और एक ऐसा समय आएगा जब करंट कुछ क्षण के लिए ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचता है। उस ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचने पर आर्क ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए बुझ जाता है और दोबारा आर्क ना बने, इसके लिए हम इसी पॉइंट पे अरेंजमेंट कर देंगे ताकि आर्क पुनः रिस्ट्राइक ना कर पाए। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास जो AC सिस्टम है उसमें होता ये है कि जो वैल्यू है करंट की वो ज़ीरो को टच करती है, समय के साथ कई बार ज़ीरो को टच करेगी। तो लो रेजिस्टेंस मेथड में हम नेचुरली जो आर्क करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उसको नेचुरली ज़ीरो होने तक सर्किट के रेजिस्टेंस को कम रखते हैं, और जब आर्क नेचुरली प्राकृतिक रूप से जीरो पॉइंट पे पहुंचता है तो वहां से आर्क करंट दोबारा फ्लो हो सके उससे पहले ही हम उसको बाधित कर देते हैं। ये मेथड AC में ही अप्लाई हो सकता है। देखिए यहाँ से डायग्राम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये है करंट ज़ीरो कंडीशन। यहीं पे हम आर्क को बनने से दोबारा रोकते हैं, मतलब यहाँ से आर्क करंट ना फ्लो हो सके उसके पहले ही यहीं पे हम रोक देते हैं। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो करंट मेथड, क्योंकि जब करंट ज़ीरो होता है उसी समय आर्क को रोकते हैं। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की विधियाँ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं आयनित कणों को तेज़ी से पुनर्संयोजित करके। तो आयनित जो कण हुए हैं, मतलब जो कण इलेक्ट्रॉन को त्यागे हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयनित हुए हैं, अगर हम उस आयंस को पुनः इलेक्ट्रॉन दे दें या एब्जॉर्ब करवा दें तो इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। आयनित कणों को कॉन्टैक्ट के बीच से तेज़ी से दूर हटाकर। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारे माध्यम में या एयर में जो भी आर्क बन रहा है, जो भी आर्क जनरेट हो रहा है, वो आयनित कणों के कारण ही हो रहा है। अगर हम तेज़ी से उन आयनित कणों को उस माध्यम के बीच से हटा दें
तो भी हमारा आर्क बुझ जाएगा। इस माध्यम में आयनित कण है, अगर यहाँ से हम किसी तरीके से एयर का ब्लो देकर या इंसुलेटिंग गैस का ब्लो देकर इस आर्क वाले या आयनित एयर को हटा दें तो भी आर्क हमारा जल्दी बुझेगा। माध्यम को अनआयोनाइज्ड करने की विधियाँ। माध्यम को हम किन प्रकार से अनआयोनाइज्ड कर सकते हैं? तो पहले नंबर पे है गैप की लंबाई बढ़ाकर। तो हम गैप की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो हमारा माध्यम का कण अनआयोनाइज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है हाई प्रेशर। आर्क के पास वाले एरिया में प्रेशर बढ़ाने पर डिस्चार्ज आयन की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। कणों के बढ़ने के कारण डीआयोनाइजेशन की दर उच्च हो जाती है। कहने का मतलब, अगर हम माध्यम में प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो भी आयंस होंगे और उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास पास आ जाएंगे और आयंस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेगा और जिससे कि डीआयोनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। कूलिंग के माध्यम से माध्यम को ठंडा करने पर माध्यम के कणों का प्राकृतिक संयोजन बढ़ जाता है, अतः डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्ट इफेक्ट। इसमें क्या होता है? आयनित कणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम संघटित कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। ब्लास्ट इफेक्ट में दो तरीके से ब्लास्ट फोर्स हम लगा सकते हैं, गैस का ब्लास्ट या फिर ऑयल का ब्लास्ट। तो गैस का ब्लास्ट कहने का मतलब, जो आयनित कण हैं उसमें हाई प्रेशर के एयर को हम फ्लो कराएंगे तो जो भी आयोनाइज पार्टिकल होंगे अचानक से ही उस माध्यम से चले जाएंगे और हमारा जो आर्क बनना होगा वो नहीं बनेगा। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर। मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पे है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरे नंबर पे है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तीसरे नंबर पे है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। चौथे नंबर पे है ऑयल सर्किट ब्रेकर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर को समझते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ से अब इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आर्क शूट दिखता है। आर्क शूट का मतलब ये हुआ कि जिस माध्यम में आर्क बनने वाला है उस माध्यम के ऊपर की कवरिंग। यहाँ पे हमें एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दिखता है, फिर उसके बाद मेन कॉन्टैक्ट है और उसके बाद एक मूविंग कॉन्टैक्ट भी हमें दिख रहा है। इसको हम मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं क्योंकि यही मूव करने वाला है। यहाँ से करंट फ्लो होने के लिए करंट इधर से आएगी और अगर ये कॉन्टैक्ट फिक्स्ड है तो करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगी। अगर इस कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ओपन करते हैं तो करंट इधर से आएगी और इधर से मूव नहीं हो पाएगी। लेकिन जब इस कॉन्टैक्ट को हम इधर करते हैं, देखिएगा, जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट हम इधर करते हैं तो करंट इधर से आ रही है, जाने का रास्ता यहीं से है, लेकिन इधर करंट नहीं जा पाती है। लेकिन जिस समय हम इसको इधर करते हैं उस समय इस माध्यम में आर्क जनरेट होता है। तो आर्क जनरेट होने के बाद होगा ये कि ये ओपन होने के बाद इधर से एयर फ्लो करने के लिए भी रास्ता बनता है और ये एयर इस आर्क को पुश करता है, धक्का देता है और ये आर्क ये माध्यम से ऐसे बढ़ते हुए ये जो कंडक्टर वायर है इससे होते हुए यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ पे आने के बाद जो आर्क है, चूँकि आर्क में हीट होगा, हीट के कारण अपने आसपास के वायु को गर्म करेगा, तो गर्म करने पर जो वायु है ऊपर उठती है, उसी के साथ ये आर्क भी ऊपर उठेगा। ऊपर उठते हुए इसकी लेंथ ऐसे आर्क की बढ़ती जाती है और यहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगाए रहते हैं हम लोग। यहाँ पे आर्क स्प्लिटर आपको दिख रहे होंगे। ये क्या करते हैं, आर्क को कई भागों में डिवाइड कर देते हैं ताकि आर्क जल्दी से बुझ जाए। तो ये हमारा वर्किंग मैकेनिज़्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर का। सिंपल होता है। तो इसमें हमने देखा कि एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। मूविंग कॉन्टैक्ट के मूव करने पर आर्क जनरेट होता है।
आर्क जनरेट होने के बाद जो हमारा आर्क रनर है, जो कंडक्टर वायर है, उस आर्क रनर के थ्रू आर्क ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर की तरफ बढ़ने पर आर्क चूँकि माध्यम के हवा को गर्म करता है तो उस गर्म हवा के साथ ही आर्क ऊपर बढ़ता है। ऊपर आर्क स्प्लिटर में जाकर आर्क कई भागों में डिवाइड हो जाता है और आर्क का रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि नेचुरल तरीके से आर्क बुझ जाएगा। यह हमारा वर्किंग मैकेनिज्म हो गया एयर सर्किट ब्रेकर का, और ये हमारा प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर है। एयर सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड एट लो वोल्टेज लेवल, 400 वोल्ट से 12 किलो वोल्ट तक ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग, तो जो वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित एयर है उसे ही आर्क को बुझाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहाँ आपने डायग्राम में देखा कि हमने एयर के प्रेशर को कहीं नहीं बढ़ाया, मतलब वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित एयर को ही आर्क को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आर्क इज क्वेंच्ड बाय नेचुरल डीआयोनाइजेशन ऑफ गैसेस बाय कूलिंग एक्शन। आर्क को प्राकृतिक रूप से हम ठंडा होने देते हैं। आर्क स्प्लिटर के प्रयोग से आर्क की लंबाई बढ़ती है, धीरे धीरे आर्क ठंडा हो जाता है, आर्क ठंडा होकर बुझ जाता है। दो टाइप के एयर सर्किट ब्रेकर हैं हमारे पास, प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर जिसे हमने पहले ही पढ़ा, दूसरे नंबर पे है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम आपका है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें इस चैम्बर में एयर हाई प्रेशर में रखते हैं, बाकी मैकेनिज़्म वही होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, यहाँ से जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं नॉर्मली, और जब ये कॉन्टैक्ट इधर से मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होता है, ये कॉन्टैक्ट इधर से ओपन होता है, तो ओपन होने पर यहाँ पे एक आर्क स्ट्राइक करेगा, और आर्क स्ट्राइक करने के साथ साथ यहाँ पे हाई प्रेशर में जो एयर होता है इसे छोड़ देते हैं। अब ये एयर क्या करेगा, इस आर्क को बहुत ही जल्दी से आर्क स्प्लिटर में ले जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, इसमें जो सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन है या आर्क को बुझाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। वो स्पीड एयर ब्लास्ट के कारण, हाई प्रेशर में जो एयर है वो ब्लास्ट इफेक्ट शो करता है, उसके कारण इसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये आर्क स्प्लिटर हैं, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, यहाँ से एयर का ब्लास्ट होता है। यही डायग्राम आप एग्जाम्स में बनाओगे, सेमेस्टर एग्जाम्स में। अब देखते हैं एयर सर्किट ब्रेकर के लाभ। इट इज़ चीप एंड क्लीन, तो जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो सस्ते और साफ़ सुथरे होते हैं। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इनका ऑपरेशन स्पीड भी हाई होता है। आग लगने से मुक्त, इसमें आग लगने की संभावना बहुत कम होती है। लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता होती है। एयर सर्किट ब्रेकर की हानियाँ, एयर कंप्रेसर की आवश्यकता होती है जब हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। हाई लेवल ऑफ नॉइस, तो जब एयर ब्लास्ट करेगा तो नॉइस उत्पन्न होगा। एयर हैज़ लेस कैपेसिटी ऑफ आर्क क्वेंचिंग, हवा आर्क को बुझाने में कम दक्ष होती है, मतलब हवा आर्क को उतनी आसानी से नहीं बुझा सकती जितनी आसानी से कोई इंसुलेटिंग गैस। करंट चॉपिंग प्रॉब्लम, करंट चॉपिंग का मतलब करंट अचानक झटके के साथ कट जाता है जिससे हमारे इक्विपमेंट को एक शॉक लग सकता है। एयर सर्किट ब्रेकर के उपयोग तथा अनुप्रयोग, इनका उपयोग पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और जनरेटर की सेफ्टी में किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग सिस्टम 15 किलो वोल्ट तक में किया जाता है। हाई वोल्टेज, हाई करंट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर हमारे पास है SF6 सर्किट ब्रेकर। अब हम सबसे पहले SF6 यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस की प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्यों ये बेहतर होता है एयर से। एयर सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर में केवल एक ही डिफरेंस है कि SF6 सर्किट ब्रेकर में जो हम माध्यम लेते हैं आर्क को बुझाने के लिए वो SF6 गैस को लेते हैं, और एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखते हैं SF6 गैस की प्रॉपर्टीज़। नो केमिकल रिएक्शन, थर्मली स्टेबल, तो जो हमारा SF6 गैस है वो एयर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है, और ये अपने आसपास के वायुमंडल से या किसी भी पदार्थ या मेटल से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। गुड आर्क क्वेंचिंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, एयर की तुलना में SF6 के पास आर्क को बुझाने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, और ये एक अच्छा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है वह गुण जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे, या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में उसकी हेल्प करता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जिस पदार्थ के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर SF6 में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब जो आयोनाइज गैस पार्टिकल होंगे उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा और आग जल्दी से बुझ जाता है। डेंसिटी इज़ 5 टाइम्स हीट कन्वेक्शन हीट इज़ ट्रांसफर्ड। इसकी जो डेंसिटी होती है SF6 गैस की, वो एयर के तुलना में 5 गुना होता है। हीट कन्वेक्शन के थ्रू बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होता है, मतलब ये बहुत ही जल्दी हीट को वातावरण में ट्रांसफ़र कर देता है। नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन पॉइजनस एंड ऑडरलेस। SF6 जहरीली गैस नहीं है, इसमें कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती और ये ज्वलनशील भी नहीं है। चलिए इसके डायग्राम को जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये SF6 सर्किट ब्रेकर का डायग्राम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चैम्बर है। इस चैम्बर में SF6 गैस को फ्लो कराने का रास्ता दिया गया है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है वो फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये फिक्स्ड मेंबर है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। जब मूविंग कॉन्टैक्ट इधर से ओपन होता है तो यहाँ पे आर्क बनेगा, और आर्क जब बनेगा तो यहाँ से SF6 गैस हम लोग फ्लो करा देते हैं। SF6 गैस आर्क बनने पर जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा आर्क है वो जल्दी बुझ जाता है। ये डायग्राम आप एग्ज़ाम में बनाएंगे। मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट आर हॉलो। तो जो हमारे SF6 में मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं वो खोखले होते हैं। खोखले इसलिए होते हैं कि खोखले भाग से होकर गुजरने के लिए SF6 गैस को हम वहाँ अरेंज करते हैं। कॉन्टैक्ट को कॉपर टंगस्टन रेजिस्टेंस मटेरियल का बनाया जाता है। कॉपर टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है कि कॉपर टंगस्टन जो आर्क बन रहा है उसको बनने में अपोज करता है। SF6 महंगा तो होता है, हम इसको बार बार रिफ़ाइन करते हैं या रिकंडीशन करते हैं और फिर इसको दोबारा यूज़ करते हैं। अगर SF6 गैस बार बार यूज़ करने पर क्या होता है कि उसके अंदर कुछ इनस्टेबिलिटी आ जाती है। वो इनस्टेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुका होता है, तो हमें उसको रिफ़ाइन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हाई वोल्टेज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन इसे हम 115 किलो वोल्ट से 500 किलो वोल्ट तक इस्तेमाल करते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट SF6 गैस से घिरे रहते हैं। कॉन्टैक्ट ओपन होने पर मतलब फॉल्ट कंडीशन में आर्क बनता है। रिजर्वायर का वॉल्व खुल जाता है और SF6 गैस आर्क चैम्बर में आने लगता है। हाई प्रेशर SF6 गैस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने पर करंट फ्लो नहीं हो पाता और आर्क बुझ जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को आप लोग देख सकते हैं। जब SF6 ध्यान दीजिए, SF6 गैस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके SF6 माइनस बनाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर के फ़ायदे। SF6 गैस नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, आग नहीं लग सकती इसमें। नो करंट चॉपिंग हैपेंस, करंट चॉपिंग नहीं होती, अचानक से शॉक नहीं मिलता हमारे सर्किट को। आर्किंग टाइम बहुत ही कम होता है, आर्क बहुत जल्दी बुझ जाता है। कॉन्टैक्ट का जो गैप है वो भी कम होता है, मतलब SF6 गैस सर्किट ब्रेकर एयर सर्किट ब्रेकर की तुलना में छोटे होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि SF6 गैस ही बहुत महंगी है, और हमको SF6 गैस को रखने के लिए एक बहुत ही अच्छे मैकेनिज़्म की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही खर्चीला होता है। SF6 गैस को हर ऑपरेशन के बाद फिर से रिकंडीशन करना पड़ता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को। वैक्यूम का मतलब होता है वायु का न होना। यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है, सर वैक्यूम की स्पेलिंग आपने सही लिखी है कि नहीं? आपके दिमाग में आ रहा होगा VACCUM, जो कि गलत है। वैक्यूम की सही स्पेलिंग है VACWM, तो यहाँ पे मैंने सही लिखा है। अब देखिए चलते हैं। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मतलब कि माध्यम में एयर की वजह से ही आर्क बन रहा है, तो हम माध्यम को ही हटा देते हैं, मतलब एयर को ही हटा देते हैं, और एयर की अनुपस्थिति को हम वैक्यूम के नाम से जानते हैं। वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻5 to 10⁻⁷ टॉर इज़ यूज्ड।
टोर क्या है? वैक्यूम के लिए यूनिट है। वैक्यूम मतलब निर्वात के लिए यूनिट है। तो जो वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं वो 10 के घाते -5 से लेकर 10 के घाते -7 टोर तक का यूज़ करते हैं। इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है। जब ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब एयर नहीं होगा तो आर्क बनेगा ही नहीं। फर्स्ट, करंट जीरो कंडीशन में आर्क को या आर्क करंट को इंटरप्ट करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? बाहर का इन्वेलप ग्लास का बना होता है, मतलब बाहर से जो बॉडी है उसको ग्लास में बनाते हैं ताकि अंदर का जो फिनोमिना है उसको हम देख पाएँ या वैक्यूम के कंडीशन को हम ऑब्जर्व कर पाएँ कि कहीं से वैक्यूम लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वैक्यूम लीक कर रहा है तो कैसे पहचानेंगे? चलिए आगे देखते हैं। ग्लास का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि अंदर का मैकेनिज़्म हम देख सकें। जब ग्लास मिल्की वाइट हो जाता है इसका मतलब वैक्यूम ख़त्म हो रहा है। मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जब ग्लास धुंधला कलर या दूधिया कलर में दिखने लगे तो इसका मतलब उसका वैक्यूम ख़त्म हो रहा है, मतलब उसमें कहीं से एयर एंटर कर चुका है। स्पूटर शील्ड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह मेटल वेपर को एनोलर तक पहुंचने से रोकता है। तो जो कुछ भी कांटेक्ट के खुलने से मेटल के वेपर बनते हैं उस मेटल वेपर को स्पूटर शील्ड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सिरेमिक एनवलप इज़ यूज फॉर इंसुलेशन। तो यहाँ पे जो सिरेमिक का इंसुलेशन है उसको प्रयोग में लाते हैं। एवरी मीडियम विच हैज़ प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही हवा ना हो। अगर सामान्य वायुमंडलीय दाब से कम हवा है तो हम उसे वैक्यूम बोलेंगे। वैक्यूम ज़्यादा है मतलब उस माध्यम में वायु की मात्रा बहुत कम है। वैक्यूम कम होने का मतलब उस माध्यम में हवा की मात्रा बस वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा कम है। When contact are separated due to less cross-sectional area, resistance increases, hence heating effect causes evaporation of contact material। तो मैंने बताया कि जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जब फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो कॉन्टैक्ट के मेटल हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। आयोनाइज्ड मेटल वेपर इज़ डिपेंड अपॉन फॉल्ट करेंट। तो जाहिर सी बात है फॉल्ट करेंट का मान ज़्यादा होगा तो हीट इफेक्ट ज़्यादा होगा और आयोनाइज्ड मेटल वेपर यानी कॉन्टैक्ट का मेटल वेपर ज़्यादा इवेपोरेट होगा। एट करेंट जीरो द कैथोड स्पॉट एक्सटिंग्विश इन 10⁻⁸ सेकेंड। तो करेंट जीरो कंडीशन में 10 के घाते -8 सेकेंड में ही आर्क बुझ जाता है, मतलब ये इसका ऑपरेशन बहुत ही फास्ट है। वैक्यूम आर्क स्टेबिलिटी, हम देखते हैं वैक्यूम आर्क की स्टेबिलिटी क्या होती है। आर्क शुड बी स्टेबल अप टू नेचुरल करंट जीरो। आर्क नेचुरल करंट जीरो तक स्टेबल होता है। द कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड इट्स वेपर प्रेशर, सर्किट पैरामीटर सच एज वोल्टेज, करंट, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हाई वेपर प्रेशर बेटर द आर्क स्टेबिलिटी। वेपर का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आर्क स्टेबल होता है। अ गुड हीट कंडक्टिव मेटल विल कूल फास्ट रेट, वी नीड लेस कंडक्टिव मटेरियल। हम जो मेटल वेपर जो भी कांटेक्ट में जैसे फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट है उसके कांटेक्ट में स्पेशल टाइप के मेटल का यूज़ करते हैं। वो ऐसा मेटल यूज़ करेंगे कि वो अचानक से मेटल को इवेपोरेट तो कर दे, लेकिन इवेपोरेट करने के बाद तुरंत जल्दी से क्या करे, उसको फिर से ठंडा करके सॉलिड स्टेट में भी पहुँचा दे। तो जल्दी से ठंडा होकर सॉलिड स्टेट में पहुँचेगा तो जो थोड़ा बहुत आर्क बन रहा है वो उतनी जल्दी ही रुक जाएगा। हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका वेपर हाई प्रेशर पे हो और पुअर कंडक्टिविटी हो। हम कांटेक्ट मटेरियल के रूप में कॉपर बिस्मथ, सिल्वर लेड, कॉपर लेड इत्यादि कांटेक्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं। ए नेचुरल करंट जीरो द वेपर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट ग्लास वॉल, मेटल वेपर टेक प्लेस एट एब्सेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको एक मेटल कैप दिख रही होगी। यहाँ पे एक मेटल कैप है, यहाँ पे एक फिक्स्ड कांटेक्ट है और नीचे आपको मूविंग कांटेक्ट देखने को मिलेगा। ये मूविंग कांटेक्ट है। अब यहाँ पे हम ग्लास के चैम्बर को भी देख सकते हैं।
सिरेमिक और ग्लास इन्वलप। यहाँ से हम अंदर के मैकेनिज़्म को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही वैक्यूम है। यहाँ पे स्टील स्पूटर सील्ड लगा हुआ है। स्टील स्पूटर सील्ड क्या करता है? प्रिवेंट मेटल वेपर टू रीच इन्वलप। मेटल वेपर को बाहर निकलने से बचाता है। जो हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो 33 किलोवोल्ट तक ही इस्तेमाल में लाया जाता है। बेस्ट इंटरप्टिंग लो करंट एप्लीकेशन पे उपयोग किया जाता है। क्लियरेंस टाइम 40 मिलीसेकंड से कम होता है, मतलब 40 मिलीसेकंड से कम में ही आर्क को बुझा देता है। इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल कम होती है। फ़ायदे क्या हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कॉम्पैक्ट होता है, मतलब छोटा होता है, बहुत ही रिलायबल होता है और इसका लाइफ टाइम लंबा होता है। आग का खतरा भी नहीं रहता, कोई शोर भी इसमें उत्पन्न नहीं होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होती है। कंट्रोल ऑपरेशन के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो इंसुलेटिंग मीडियम है, हम SF6 में SF6 यूज कर रहे थे, गैस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा वो ऑयल होगा, और वो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जिसे मिनरल ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ऑयल का इंसुलेशन ही हमें आग को बुझाने में मदद करेगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर को 66 kV तक इस्तेमाल में लाते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखिए, इसमें एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, फिर एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। इसके ओपन होने पर यहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होगा। आर्क के फॉर्मेशन होने से कारण क्या होगा कि जो हमारा आर्क है वो जनरेट होगा, और आसपास जो हमारा ये ऑयल है, ये ऑयल यहाँ से पास होगा। ऑयल जब पास होगा तो इस आर्क को ठंडा कर देगा और आर्क बुझ जाता है। वर्किंग क्या है देखते हैं। फॉल्ट कंडीशन में जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो आर्क प्रोड्यूस होगा। यह आर्क हीट प्रोड्यूस करता है। हीट के कारण ऑयल डिकम्पोज होगा, यानी ऑयल में डिकम्पोजिशन होगा, ऑयल टूटता है। डिकम्पोजिशन में मेनली हाइड्रोजन गैस बनती है, मतलब जो ऑयल हम इंसुलेशन के रूप में ऑयल सर्किट ब्रेकर में यूज कर रहे हैं वो ऑयल आर्क के हीट के कारण डिकम्पोज होगी और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगी। हाइड्रोजन गैस हाई हीट कंडक्टिविटी रखती है। ऑयल में मूवमेंट होने के कारण आर्क प्रोडक्ट हट जाते हैं और आर्क ठंडा हो जाता है। हाइड्रोजन गैस डीआयोनाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो हमारे पास दो तरीके के ऑयल सर्किट ब्रेकर देखने को मिलते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और सेकंड है लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। एडवांटेज क्या है ऑयल सर्किट ब्रेकर का? आर्क एनर्जी इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग। हम आर्क की एनर्जी को ही आर्क क्वेंचिंग में इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसमें जो ऑयल है उसमें क्या होता है, उस आर्क के कारण ही जो ऑयल है वो डिकम्पोज हो रहा है और हाइड्रोजन गैस को बना रहा है, और जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है उसमें बहुत ही जल्दी हीट को कंडक्ट कराने की प्रॉपर्टी होती है, अर्थात वो आर्क को और जल्दी ठंडा कर देता है। तो आर्क के कारण बने हुए हाइड्रोजन गैस के कारण ही आर्क जल्दी से ठंडा हो जाता है। गुड इंसुलेशन ऑफ ऑयल। ऑयल के कारण जो इंसुलेशन है सर्किट ब्रेकर में वो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, कम जगह में ही हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इंसुलेटिंग ऑयल आर्किंग के कारण समय के साथ नष्ट हो जाता है। इसमें आग लगने की अपार संभावना होती है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ यूज्ड। इसको 11 kV तक इस्तेमाल में लाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेंथनिंग आर्क। आर्क की लंबाई को बढ़ाने के वर्किंग प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है। बल्क का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा सर्किट ब्रेकर तब होगा जब इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी और सर्किट ब्रेकर का साइज बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो कॉन्टैक्ट है इसके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आर्क की लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इसको आप डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लो। कॉन्टैक्ट सेपरेट होने पर ऑयल डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन का बबल भी बनता है, हाइड्रोजन की हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ऑयल के हाई टर्बुलेंस के कारण आर्क लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और आर्क फिनिश हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में, महंगा भी होता है चूँकि ऑयल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, साइज़ बड़ा होगा, कंपोनेंट बड़े यूज होते हैं। लो वोल्टेज के
आर को क्वेंच करता है ये। एडवांटेज क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल होता है। हमारे पास नेक्स्ट है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल यूज्ड फॉर क्वेंचिंग इज 10% ऑफ बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर में या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसकी तुलना में केवल 10% ही ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेशन को सॉलिड इंसुलेशन के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं। बाकी जो कंपोनेंट में इंसुलेशन होता है उसको सॉलिड इंसुलेशन से हम प्रोवाइड कराते हैं। हर बार ऑयल डिकम्पोज होने पर कार्बन प्रोड्यूस होता है और ऑयल में मिक्स होता रहता है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में यह होता है कि ऑयल जब डिकम्पोज होगा तो कार्बन को प्रोड्यूस करेगा, वो कार्बन ऑयल में ही मिलता रहता है। फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, फ्रिक्वेंट ऑपरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम वहाँ ही इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कभी कभार हमको सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ हमको बार बार सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना पड़ता है। फ़ायदे क्या हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के? कम इंसुलेटिंग ऑयल की आवश्यकता होती है, कम स्थान में आ जाता है, कॉस्ट कम होती है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। कार्बोनाइजेशन के कारण ऑयल नष्ट हो जाता है। ऑयल की थोड़ी मात्रा होने के कारण कार्बोनाइजेशन ज़्यादा होता है, अर्थात ऑयल कम है तो कार्बोनाइजेशन के कारण जो ऑयल है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। आग लगने पर विस्फोट की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या जिसे हम MCB के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे पास मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक सर्किट ब्रेकर एवं मैकेनिकल स्विच के तरह ऑपरेट करने वाला प्रोटेक्शन डिवाइस है। यह मैकेनिकली और ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकता है। हमारे घरों में भी MCB लगा होगा, आप सभी इसको जानते हैं। MCB कैसे ऑपरेट करता है, जब करंट का मान एक वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है तो MCB ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है, लेकिन कभी कभी हम खुद अपने हाथों से नॉब को दबाकर MCB को ऑफ कर देते हैं जब हमें कोई भी मेंटेनेंस कार्य करना होता है। घरेलू अनुप्रयोगों में फ्यूज़ से बेहतर माना जाता है। फ्यूज़ के स्थान पर MCB यूज़ करने से ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बाद पुनः MCB को यूज़ कर सकते हैं। MCB फ्यूज़ की तुलना में अधिक सेंसिटिव होता है। अब हम देखते हैं MCB का कंस्ट्रक्शन। इसमें एक एक्सटर्नल केसिंग है जो बाहरी आवरण है, सभी इंटरनल कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है, धूल से बचाता है, प्लास्टिक या सेरेमिक इंसुलेशन मटेरियल का बना होता है। इसके अंदर भी MCB के अंदर भी फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट होगा, तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एवं मूविंग कॉन्टैक्ट MCB के अंदर ही स्थित होता है। तीसरे नंबर पे है नॉब। MCB को मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए नॉब का इस्तेमाल करेंगे, तो हर एक MCB में एक नॉब होगा जिसे ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट है मैकेनिकल लैच। अब ये क्या होता है? ऑन स्थिति में स्प्रिंग तनाव अवस्था में होता है, तनाव अवस्था में ऑन स्थिति में बनाकर रखने के लिए लैच की आवश्यकता होती है। MCB ट्रिप करने का मतलब कुछ उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म चल रहा होगा कि करंट ज़्यादा होने पर उसमें कुछ ऐसा कॉइल होगा जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता होगा और लैच को खींच लेता होगा, MCB ट्रिप कर जाती होगी। इसमें एक लगा होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप। इफ कंटिन्यूअस ओवर करंट फ्लोज थ्रू MCB। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? दो मेटल्स का जंक्शन होता है। चलिए इसको समझा देता हूँ। बाई मेटालिक स्ट्रिप में एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है, इस तरीके से हम इसको कॉन्टैक्ट कर देते हैं। अब देखिए, चूँकि मेटल अलग अलग हैं, दोनों मेटल अलग अलग हैं, ये A मेटल है, ये B मेटल है, तो इनको अगर हीट किया जाए तो हीट पाने पर इनके फैलने की क्षमता भी अलग अलग होगी। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा मुड़ेगा, बेंट होगा। इसके कारण जब हीट देते हैं तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने से हम इस पॉइंट पे एक लैच लगा के रखते हैं, एक कुंडी लगा के रखते हैं। अब ये लैच को ट्रिगर कर देगा, दबा देगा, तो लैच को दबाने पर जो MCB है वो तुरंत ऑफ हो जाती है। मतलब सर्किट में लगातार ओवरलोड करंट बहती रहे तो हमारा जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो हीट करने के कारण बेंट हो जाएगा। बेंट होने पर वो लैच को पुश करता है या दबाता है, और लैच को दबाते ही MCB ऑफ हो जाती है। एक हमारे पास होता है सोलेनॉइड। ये क्या करता है? वर्क्स ओनली ऑन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट when current is more than 3 times the rated current. Solenoid do not activate on overload. तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो बाई मेटालिक स्ट्रिप कब ऑपरेट करेगी? तो ओवरलोड के कंडीशन में।
ओवरलोड का मतलब करंट अगर हमारे सर्किट में 4 एम्पियर करंट की आवश्यकता है, नॉर्मली बहती है, अगर सर्किट में 5 एम्पियर करंट बहने लगी तब जाके हमारा जो ऑपरेट करेगा सिस्टम वो होगा बाईमेटालिक स्ट्रिप। लेकिन अगर अचानक करंट की मात्रा 4 एम्पियर बहनी चाहिए और करंट की मात्रा 40 एम्पियर या 400 एम्पियर हो जाती है तो हमारा सोलेनॉइड तुरंत ऑपरेट करेगा। अब सोलेनॉइड क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में वाइंडिंग लगी रहती है और ये जब करंट इसमें फ्लो होगा बहुत ज़्यादा तो इसमें एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये बहुत ही तगड़ा पावरफुल मैग्नेट बन जाता है और लैच को अपनी तरफ खींच लेता है और लैच को खींचते ही एमसीबी ओपन हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद लगा होता है आर्क स्प्लिटर, यूज टू स्प्लिट द आर्क। जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो उसके बीच में आर्क बनता है। इसको ख़त्म करने के लिए आर्क स्प्लिटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी का ऑपरेशन क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 4 महत्वपूर्ण ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पहले नंबर पे एमसीबी को देखें तो वो एक स्विच की तरीके से ऑपरेट करता है, मतलब इसको मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें हमारा जो लैच लगा होता है या जो नॉब लगा होता है वो लैच से कनेक्टेड होता है। नॉब को ऊपर नीचे करने पे लैच को भी ऊपर नीचे कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओवरलोड प्रोटेक्शन या ओवर करंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलोड प्रोटेक्शन या ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवरलोड होने पर या ओवर करंट होने पर करंट का मान कुछ ज़्यादा हो जाता है, मतलब 1 गुना 1.5 गुना इस तरीके से बढ़ता है। इसके होने पर सर्किट में करंट का मान एमसीबी के रेटेड वैल्यू से अधिक फ्लो होने लगेगा। जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है, 2 मेटल का स्ट्रिप है, वो क्या होता है हीट होने के बाद मुड़ने लगता है। बाई मेटालिक स्ट्रिप लैच को नीचे गिरा देता है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है और डिवाइस आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब हमारे सिस्टम में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब करंट का मान अब 400 गुना 500 गुना बहने लगा, तब हमारा काम करेगा शॉर्ट सर्किट मैकेनिज़्म। शॉर्ट सर्किट में करंट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सोलेनॉइड में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स के कारण लैच को वो गिरा देता है और डिवाइस हमारा आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज़्म है आर्क को बुझाना। आर्क स्प्लिटर इस तरीके से डिज़ाइन किए रहते हैं कि वो आर्क को बुझा पाएँ। आर्क स्प्लिटर की लेंथ बढ़ जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, अतः आर्क बुझ जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि आर्क की अगर लंबाई लेंथ को बढ़ा देते हैं तो लेंथ के बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एमसीबी को किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो एमसीबी को अपने प्रयोग के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं, रेटेड करंट और पोल्स के आधार पर कि एमसीबी में कितने पोल उपयोग हो रहे हैं। 6 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 16 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, 25 एम्पियर का। पोल के आधार पर अगर देखें तो सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल। ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर एमसीबी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रेटेड फ्रिक्वेंसी के आधार पर, अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी के आधार पर, एमसीबी के ट्रिप कर्व के आधार पर या एम्बिएंट टेम्परेचर के आधार पर। एप्लीकेशन ऑफ एमसीबी में देखें तो एमसीबी को फ्यूज़ के विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं, एसी, फ्रिज, लाइट आदि के प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमसीबी और फ्यूज़ में डिफरेंस। एमसीबी फास्ट ऑपरेट करता है, फ्यूज़ लेस स्पीड में ऑपरेट करता है। एमसीबी में बेटर ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है, फ्यूज़ में उतना अच्छा ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। एमसीबी को फॉल्ट के क्लियर होने के बाद रीसेट कर सकते हैं और जो फ्यूज़ है उसको दोबारा रीसेट नहीं कर सकते, उसको चेंज करना पड़ता है। आर्क क्वेंचिंग मीडियम एमसीबी में अच्छा होता है और फ्यूज़ में कोई भी आर्क को बुझाने वाला मेथड नहीं होता है। एमसीबी में नॉब होता है, यानी उसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम होता है, और फ्यूज़ में कोई नॉब नहीं होता है। जब चाहे हम एमसीबी को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ में ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे पास टर्म आता है एमसीबी और एमसीसीबी। एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलिए इसमें इसको डिफरेंस के द्वारा हम समझते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म लिख देंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीसीबी में मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी रेटेड अंडर 100 एम्पियर, इंटरप्टिंग रेटिंग 18,000 एम्पियर। एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो 100 एम्पियर के अंदर ही रहती है, मतलब 100 एम्पियर तक के करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जो इंटरप्टिंग रेटिंग है वो 18,000 एम्पियर होती है, मतलब फॉल्ट करंट 18,000 एम्पियर तक फॉल्ट करंट को वो प्रोटेक्ट कर सकता है।
और MCCB rated under 2500 एम्पियर, इंटरप्टिंग रेटिंग 2 लाख एम्पियर। मतलब MCCB की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो नॉर्मली 2500 एम्पियर को अपने से कंडक्ट करा सकता है, ऑपरेशन में प्रयोग कर सकते हैं। और जो फॉल्ट करंट है उसको 2 लाख एम्पियर तक ये प्रोटेक्ट कर सकता है। यूज्ड, अगर MCB की बात करें तो यूज्ड फॉर लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होम स्मॉल इलेक्ट्रिक सर्किट। MCB का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट में करते हैं। MCCB का प्रयोग हम लोग हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट में करते हैं। दोनों जो होते हैं लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी में आते हैं। MCB को दूर से ऑन ऑफ करना संभव नहीं है, लेकिन MCCB को दूर से यानी रिमोटली हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर के रेटिंग को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक और मैराथन इस चैप्टर का चलेगा स्विच गियर का, जिसमें हम रिले को फिनिश कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट मैराथन सेशन हमारा प्रोटेक्टिव स्कीम का होगा, वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं इस समय, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। नोट्स अगर हो सके तो लेक्चर को देखते हुए बनाएं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके सुझाव हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।